ये है कि हम लोग चैप्टर 5 हम देख रहे थे और थोड़ा सा उसका दोबारा मैं एक ओवरव्यू करा देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हम जो है ना ब्लॉक डायग्राम्स को हमको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं और उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे ये हमारे पास कोई सिस्टम है, लेट सपोज ये हमारे पास सिस्टम है, ये आपके पास जिसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें G1S, G2S, H2S, H1 ये बहुत सारे आपके पास ब्लॉक्स हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंदर ये है कि हम पूरे को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन लिख दें, दैट इज CS ओवर RS। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हमने कुछ चीज़ें पिछले मतलब लेक्चर में पढ़ी थी और जिसके अंदर सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में था। अच्छा, ये कि जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक था वो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के बारे में था, वो मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम्स हमारे पास होते हैं, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ्स बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम्स दे आर कन्वर्टेड इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, वो इस वजह से ताकि ये कि सिग्नल फ्लो ग्राफ पे हम मेसन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मेसन्स फार्मूला हमारे पास जो होता है वो एक अलजेब्रिक फार्मूला है और वो फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास CS ओवर RS, दैट इज जो पूरा का पूरा हमारे पास सिस्टम होता है, उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये ब्लॉक डायग्राम है और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये मैं ब्लॉक डायग्राम है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे लेट सपोज जो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि ये मुझे इस तरह करके ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बनाना है जो रेड ब्लॉक के अंदर है, CS ओवर RS इज इक्वल टू समथिंग, दिस समथिंग इज दिस वन। तो ये कैसे होगा हमारे पास, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये कि SFG बनाओ, स्टेप नंबर 2 है मेसन्स अप्लाई करो और फिर ये कि आपके पास फाइनली यू गेट CS ओवर RS। तो ये 2 मेजर स्टेप्स हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे पास उस दिन मैंने बताना शुरू किया था कि ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनता कैसे। तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि सिग्नल के लिए हमारे पास एक नोड मतलब एक सर्कल होता है और सिस्टम के लिए हमारे पास एक एरो हेड होता है, बस। बाकी चीज़ें हमारे पास, मैंने उस दिन एक बहुत बेसिक एग्जांपल कराई थी इनकी कैस्केड की, और कैस्केड के अंदर मेरे पास ये सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम आ गया, RS सिग्नल है, X2 सिग्नल है, X1 सिग्नल है और CS सिग्नल है। तो सारे सिग्नल्स मैंने जो है ना वो रेड से लिख दिए और ब्लू में मैंने सिस्टम्स लिख दिए, G1S, G2S, G3S। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। ये आपके पास फीड फॉरवर्ड का है कैस्केड के अंदर। इसी तरह पैरेलल के अंदर मेरे पास जो ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं, मैंने पिछले बार बताया था, उसके अंदर समिंग जंक्शन और पिक ऑफ पॉइंट होते हैं। तो ये समिंग जंक्शन हो गया ब्लॉक डायग्राम का और ये पिक ऑफ पॉइंट हो गया ब्लॉक डायग्राम का। हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ में चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे पास सिग्नल दो सिस्टम्स होते हैं। तो ये हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिर, तो हमने यहाँ पे सिंपल एक नोड बनाई जो सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से सिग्नल जो है ना एमानेट कर रहा है यहाँ से G1, ये आपके पास RS सिग्नल है, इस RS सिग्नल है और ये RS सिग्नल आपके पास 3 सिस्टम्स में जा रहे हैं, G1S, G2S, G3S। तो गौर से देखें, ये 3 सिस्टम्स हैं। ये पहला सिस्टम हो गया, ये दूसरा सिस्टम, ये तीसरा सिस्टम। तो ये मैंने एरोहेड से बना दिए नीचे, ये तीनों एरोहेड से बना दिए। इन सिस्टम्स के जो आउटपुट है वो 3 सिग्नल्स हैं, 3 अलग सिग्नल्स हैं, X1S, X2X और X3S। ये 3 सिग्नल्स हैं। तो 3 सिग्नल्स यहाँ पे बन गए, X1S, X2X और X3S, और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। जो समिंग जंक्शन मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समिंग जंक्शन तो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन ये है कि हमारे पास यहाँ पे SFG के अंदर समिंग जंक्शन इस तरह नहीं होता। तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई X1, X2, X3 तीनों सिग्नल्स हैं। ये तीनों के तीनों आपके पास जाके इस नोड पे कंबाइन हो रहे हैं। ये नोड आपके पास CS सिग्नल है जो आउटपुट पे सिग्नल है, मतलब यहाँ पे जो ये CS सिग्नल है आउटपुट पे सिग्नल है, तो ये आपके पास यहाँ पर है। और ये मैंने 1 और -1 +1 इस वजह से लिखा ताकि ये जो साइन है, लेट सपोज जो ब्लू में मैंने साइन लिखे हुए थे कि ये प्लस हो गया, मतलब X1S प्लस के साथ जा रहा है, X2S माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और X3S प्लस के साथ है। तो मैंने वो 3 क्वांटिटीज यहाँ पे लिख दी। तो X1S आपके पास +1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला गया, X2S -1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला गया और X3S +1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला गया। तो ये जो हमारे पास CS सिग्नल बना, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना। तो CS सिग्नल इज X1S - X2S X3S। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बना जो मैंने पिछले बार बता चुका था। अच्छा, ये कि मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ
इसके बाद अब कोई एंटर होगा तो उसका अटेंडेंस फिर नहीं होगी, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इसके अंदर गालिबन एहसन के बाद अरीब का नाम है, ठीक है। आई टेक अनदर पिक्चर, ठीक है। तो दिस इज क्लोज्ड। अच्छा, अब ये कि इसके बाद हमारे पास फीडबैक सिस्टम का मैंने पिछली दफ़ा समझाया था। फीडबैक सिस्टम ये हो गया, ये सब पिछली दफ़ा का रिवीजन चल रहा है जो अभी तक मैं बता रहा हूँ कि जी मेरे पास इसके अंदर जो सिग्नल्स है मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किए थे। RS एक सिग्नल है, ES एक सिग्नल है, CS एक सिग्नल है और XS एक सिग्नल है। XS एक हाइपोथेटिकल सिग्नल है जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया सिस्टम के अंदर, थोड़ा ग्राफ को मतलब ये कि सिंप्लीफाई करने के लिए। तो RS मैंने ये रेड बना दिया नोड, ES नोड और CS नोड है, और XS आपके पास ये एक नोड है। सिस्टम्स मैंने ब्लू से बना दिए, GS आपके पास सिस्टम हो गया और ये HS आपके पास सिस्टम हो गया जो C और X को मतलब कंबाइन, मतलब ये कि ज्वाइन कर रहा है। तो C और X को जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज HS, वो HS यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके बाद ये समिंग जंक्शन मुझे रिप्रेजेंट करना था यहाँ पे। समिंग जंक्शन यहाँ पे, क्योंकि ये जो समिंग जंक्शन का जो आउटपुट सिग्नल है वो ES है, तो मैंने ES आपके पास यहाँ पे बनाया हुआ है। ES ये गिवन है, ES मेरे पास, और ES आपके पास बन रहा है RS और आपके पास -XS से, ठीक है। वो मैंने पिछले समझाया था कि प्लस भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ES आपके पास बन गया RS और -XS से, तो ये आपके -1 मैंने किया तो XS -1 से मल्टीप्लाई होकर इस पॉइंट पे पहुंचा, तो E इज RS -XS। तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया फीडबैक सिस्टम। मैंने बिल्कुल आखिरी बात जो समझाई थी वो समझाई थी कि हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ब्लॉक डायग्राम, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ्स को। वो किस तरह करते हैं कि जैसे आपके पास ये XS है जो मैंने सिग्नल इंट्रोड्यूस किया था, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। वो कैसे? क्योंकि HS और ये -1 है, ये दोनों आपके पास कैस्केड में है, ये आपके पास, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब क्या कि जी अगर आपके पास लिखा हुआ एक सिस्टम है जिसका गेन -1 है, एक सिस्टम उसका गेन है HS, और ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ये ब्लॉक डायग्राम से मैं आपको समझा चुका हूँ कि मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ -HS, ये दोनों चीजें बराबर है। अगर ये आपके पास है RS और ये आपके पास CS है, तो उसको कंबाइन करके मैंने लिख दिया RS और ये आपके पास CS। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि जी ये मेरे पास ये HS है और ये -1 है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके -HS लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, और ये सिग्नल मैंने एलिमिनेट कर दिया XS वाला। ये बात मैंने पिछली दफा तक यहाँ तक समझाई थी। अभी मैं एक पूरा ब्लॉक डायग्राम लेके पूरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कोई बात यहाँ तक पूछनी हो तो आप पूछ लो। हम इस प्रॉब्लम को पूरा डिटेल देखते हैं, कन्वर्टिंग कॉमन ब्लॉक डायग्राम टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। मतलब ये है कि कॉमन तो मैंने आपको बता दिए, मतलब कैस्केड में और फीडबैक में और पैरेलल फॉर्म के अंदर। ये वाला सवाल मैं कॉपी करता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पूरा जो है ना सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5.5 को। अच्छा, convert the cascaded parallel feedback forms of the block diagram shown in this one respectively into signal flow graph, ये तो मैंने कर लिया। अच्छा, लेकिन ये अगला वाला जो आपके पास है, ये वाला सवाल तो ये मैंने अभी पूरा जो एक्सप्लेन किया वो ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो लेट मी क्विकली कॉपी दिस ताकि ये मतलब रेफरेंस के लिए हो जाए कि ये हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ये पहला वाला कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस वन, नंबर 1? फैजान आप बताओ, बैठे हुए हो कि नहीं? यस सर। फैजान नंबर 1 वाला सर क्या है? पहला सीरीज में है सर। सीरीज में, गुड, ठीक है। नंबर 2 वाला कोई और साहब बताएं। ठहरो मैं देखता हूँ कि आप में से उम्मीद है सारे बैठे हुए होंगे। उमर, उमर यस सर। हाँ आप बैठे हुए हो। हाँ, नंबर 2 पे कौन सा यस सिस्टम है ये? सर, ये पैरेलल है। ठीक है, गुड, ठीक है। कोई और साहब एक मिनट ठहरो मैं देखता हूँ इसमें कौन बैठे हुए हैं। अफान, नंबर 3 पे कौन सा सिस्टम है? अफान आप बैठे हुए हो कि नहीं? अफान इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, शामिर, शामिर, अच्छा चैट्स पे मैसेजेस आना शुरू हो गए। अफान रहमानी, यस सर। तो अफान
ठीक है, शमीर ने सही आंसर दिया है, लेकिन शमीर आप माइक ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? दिस इज फीडबैक। अफान का माइक का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अपनी वीडियो ऑन करो। किधर तुम? अपना वीडियो ऑन करो। तुम बैठे हुए हो, नहीं बैठे हुए हो? वीडियो तो ऑन हो गई है। गॉड नोस, वैसे इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है अफान, क्या प्रॉब्लम क्या है माइक का तुम्हारे? कुछ आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारी वीडियो तो आ रही है लेकिन आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। बस सही है, ठीक है, तुम बैठे हुए हो, सही है। वी मूव ऑन। अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग, दैट्स फाइन, वी मूव ऑन। अब एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम हैंडल करते हैं। दिस वन, एग्जाम्पल 5.6, कन्वर्टिंग अ ब्लॉक डायग्राम टू अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये वाला प्रॉब्लम हम देखते हैं। उसके अंदर उसने कहा कि जी कन्वर्ट द ब्लॉक डायग्राम फिगर 5.11। तो 5.11 मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और फिर उसको हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो 5.11 मेरे पास दिस इज 5.11। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है पूरा सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। सबसे बेसिक जो आपके पास यहाँ पे रूल है, सबसे बेसिक रूल, कि पहले सिग्नल्स को लिख दो, सारे सिग्नल्स को जो है ना किसी तरह लिख दो, और उसके बाद जो है ना फिर काम करना शुरू करो। तो सबसे पहले एक काम आप करो, आप सारे सिग्नल्स आइडेंटिफाई करो, आप खुद करना शुरू करो। यहाँ पे सिग्नल्स आप आइडेंटिफाई करो। मैं रेड से सिग्नल्स लिख देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम ये बड़ा बनाता हूँ, आर एस। उसके बाद और कौन सा सिग्नल है? V1S, फिर मेरे पास V2S। सारे सिग्नल्स पहले आइडेंटिफाई करो, उस पर नोड बनाते चले जाओ। V3S, V4S, then what we have V5 और V4 हो गया, V5, S, NCS, which is the output। इसके अलावा मेरे पास तीनों सिग्नल्स हैं। एक मेरे पास V8 का है, V8S, एक मेरे पास V7 है, और एक मेरे पास V6 है। ये सारे मैंने सिग्नल आइडेंटिफाई कर दिए। मैं रेड डॉट भी लगा देता हूँ ब्लॉक डायग्राम पे, ये जहां जहां मैंने सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया जो मेंशन्ड है। एग्जाम के अंदर आपको ये सिग्नल्स नहीं लिखे हुए होंगे, खुद आइडेंटिफाई करने होंगे। बहुत सिंपल बात है, हर ट्रांसफर फंक्शन के आउटपुट में जो सिग्नल होगा वो डिफरेंट होगा। समिंग जंक्शन के आउटपुट में जो सिग्नल होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब जैसे G1S का आउटपुट आपके पास V2S है, एक अलग सिग्नल है। इस समिंग जंक्शन का आउटपुट एक और सिग्नल है। इस ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट एक और सिग्नल है। इस ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट एक और सिग्नल है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई ट्रांसफर फंक्शन के बाद जो भी सिग्नल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन उस पर ऑपरेट करता है। मैंने सारे सिग्नल आइडेंटिफाई कर दिए। अब सिस्टम्स को मैं ब्लू में लिखता हूँ। तो आपके पास सबसे पहले बहुत सिंपल जितने सिस्टम्स हैं वो लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि समिंग जंक्शन, पिक ऑफ पॉइंट और इन सब मसलों को फिर हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल सिस्टम्स। सबसे पहले मैं लिखता हूँ V5 और CS के दरमियान मेरे पास G3S है। बिल्कुल सिंपल सिस्टम। और CS और V8 के दरमियान मेरे पास H3S है। CS और V8 के दरमियान H3S है। इसी तरह V3 और V4 के दरमियान G2S है। V3 और V4 के दरमियान G2S है। तो V3 और V4 के दरमियान G2S है। फिर मेरे पास V4 और V7 के दरमियान H2S है। V4 और V7 के दरमियान H2S है। V4 और V7 के दरमियान H2S है। अच्छा, V1 और V2 के दरमियान G1 है।
V1 और V2 के दरमियान G1 है, तो V1 और V2 के दरमियान G1 है। एक सिस्टम बच गया, दैट इज H1s, तो वो V4 और V6 के दरमियान है। V4 और V6 के दरमियान H1s है, तो ये V4 हो गया और V6 दिस इज H1s। तो मेरे सारे सिस्टम्स कंप्लीट हो गए और मेरे सारे सिग्नल्स मैंने लिख दिए। अब मुझे जो स्टडी करनी है चीज़ें, वो समिंग जंक्शंस को स्टडी करना है, क्योंकि वो ज़्यादा मसला होता है, और उसके बाद फिर हम पिक ऑफ पॉइंट को देख लेंगे। तो मेरे पास जो समिंग जंक्शंस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किए, मैं किसी तरह इसको स्टडी करता हूँ, उसको समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ में तो सिर्फ सिग्नल्स और सिस्टम्स हैं। सिग्नल्स मेरे पास रेड में और सिस्टम्स मेरे पास ब्लू में। अब मुझे किसी तरह ट्रांसफॉर्म जरूर करना है इनको। अब मैं गौर से देखता हूँ कि मेरे पास ये सबसे पहले वाला इस ग्रीन को मैं कंसिडर करता हूँ, बाकी ग्रीन मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि जब सब्सिक्वेंटली उनको मैं सॉल्व करूंगा तो उनको हाईलाइट कर दूंगा। अब मेरे पास ये V5 सिग्नल है। V5 सिग्नल इज द आउटपुट ऑफ दिस समिंग जंक्शन। ये जो मेरे पास समिंग जंक्शन है, ये V5 इसका आउटपुट है। मैं गौर से स्टडी करता हूँ कि आपके पास ये बन कैसे रहा है। ये बन रहा है, आपके पास एक सिग्नल है V3s, एक V4s है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और V8s सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इन तीनों से मिलके ये V5 बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको और से आप देखना यहाँ पे। सबसे पहले मैं V8 को देखता हूँ कि V8 मेरे पास जो है, V8 मेरे पास वो V5 के अंदर, वो आगे V5 के अंदर वो जा रहा है। तो V8 मेरे पास, ये मैं ग्रीन से कर देता हूं ताकि वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये समिंग जंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये V8 से ये V5 में चला गया, और मैं इसके ऊपर एक एरो हेड के साथ -1 लिख देता हूँ, ये बताने के लिए कि भाई आगे सिग्नल जो है ना, वो सब्ट्रैक्ट होगा समिंग जंक्शन के अंदर। तो V8 आपके पास माइनस के साथ ये V5 में चला गया, तो मैंने ये बना दिया। V4 आपके पास डायरेक्टली आ रहा है, तो V4 मैंने डायरेक्टली बना दिया। उसके बाद 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लिख देता हूं यहाँ पे। और V3 इसके अंदर आ रहा है, तो V3 आपके पास ये सिग्नल आ रहा है। तो ये मेरे पास समिंग जंक्शन कंप्लीट हो गया। मेरे पास समिंग जंक्शन के जी, अब मैं जब रीड करूंगा इस सिग्नल को V5 को, तो मैं रीड करूंगा कि इट इज द सम ऑफ V3 एंड V4 एंड V8 इज सब्ट्रैक्टेड, तो मेरे पास V5 बनता है। इस तरह करके मैं समिंग जंक्शन बनाता हूं। मैं दूसरा समिंग जंक्शन यहाँ पे बनाता हूं। एक दफा ये पूरा मैं सॉल्व कर लूं, फिर आपको जो सवाल हो आप पूछ लेना। दूसरा समिंग जंक्शन इज दिस वन, जिसको मैं ग्रीन से अब हाईलाइट किया है। अब इसको गौर से मैं स्टडी करता हूं, इसका आउटपुट V3 है, इसका आउटपुट V3 है, और वो बन रहा है V2 और V7 के कॉम्बिनेशन से। तो मैं सिंपल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि ये V2 इज फेड इनटू इट डायरेक्टली, और मैं इसके ऊपर 1 लिख देता हूं कि भाई मतलब कोई भी सिस्टम अगर नहीं है तो 1 है, सिंपल मतलब गेन 1 है कि जी V2 एज इट इज वहां चला जाएगा, और अगर V7 जो है ना वो -1 के साथ जाएगा, ये -1 के साथ जाएगा। तो अब यहां पे मैं किस तरह रीड करूंगा इसको कि V3 इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग V2 एंड -V7, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तीसरा आपके पास जो सिग्नल है दैट इज दिस वन। ये आपके पास V1s कैसे बनेगा, RS माइनस V6s, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ये 1 हो गया यहाँ पे +1, जहां भी 1 लिखा है मैं +1 उसको लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल बात है। और V1 आपके पास ये V6 आपके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -1। तो ये मेरे पास पूरा सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया ऑफ माय सिस्टम। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट किया ताकि ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर मुझसे बात पूछो कि जो आपको क्लियर नहीं हुआ, अपना माइक ऑन करके या चैट विंडो पे लिखना है, कोई बात भी अगर पूछनी है कि इस पूरे डायग्राम में अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप पूछ लो मुझसे, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसके बाद फिर इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ को। सर आपने जो हमने फ्लो इसका बनाया है सर, इसके समिंग जंक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी एक अगर आप एक सेकंड मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि जी मैंने जो चीज बनाई है, दिस इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ, दिस इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG, ठीक है। ये जो चीज मेरे पास गिवन है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ये दोनों मैथमेटिकली एक ही चीजें हैं, ये दोनों मैथमेटिकली एक ही चीज है।
ये एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ब्लॉक डायग्राम के अंदर मेरे पास समिंग जंक्शन होता है, तो बहुत क्लियरली मैं सिग्नल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर मेरे पास समिंग जंक्शन नहीं होता, तो मैं क्लियरली, मेरे पास कोई और सिंबल नहीं है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर कि मैं किसी ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं दोबारा इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी आपके पास एक सिग्नल आया, लेट सपोज मैं उसको कहता हूँ R1S, और एक मेरे पास सिग्नल है R2S, ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, और मेरे पास एक सिग्नल है -R3S, ये मेरे पास समिंग जंक्शन है, और मेरे पास आउटपुट है CS। अब मुझे किसी तरह सिग्नल फ्लो ग्राफ में ये कॉन्सेप्ट शो करना है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर सिग्नल और सिस्टम्स होते हैं, समिंग जंक्शन और पिकअप पॉइंट नहीं होते। तो ये मैं समिंग जंक्शन कैसे बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कहूंगा सबसे पहले इसके सिग्नल्स आइडेंटिफाई करो। इसके 4 सिग्नल्स हो गए, तो मैं यहाँ बना दूंगा जी CS एक सिग्नल है, एक R2S एक सिग्नल है, एक R1S एक सिग्नल है, और एक R3S एक सिग्नल है। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान में रखना। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इन ब्लॉक डायग्राम समिंग जंक्शन इन ब्लॉक डायग्राम, तो वहां पे ऐसे होता है। और मेरे पास यहाँ पे समिंग जंक्शन रिप्रेजेंटेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समिंग जंक्शन इन सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG। क्या करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, पहले मैंने जो है ना वो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया, जो रेड में 4 सिग्नल्स थे वो मैंने 4 बना दिए। उसके बाद मैंने देखा ये हो क्या रहा है, यहाँ पे CS बेसिकली अगर R1 + R2 - R3 है, CS इज सिंपली R2S + R1S - R3S। ये 3 सिग्नल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, CS बन रहा है। तो ये चीज मुझे सिग्नल फ्लो ग्राफ में बनानी है, तो मैं किस तरह बनाऊंगा, यहाँ पर मैं इस तरह बनाऊंगा इसको कि जी R1S आपके पास उसके साथ +1 का साइन बना दूंगा इसके एरो हेड पे, अब मतलब R2 के साथ, इसके साथ भी +1 बना दूंगा, और यहाँ पे मैं -1 बना दूंगा। तो ये समिंग जंक्शन इस तरह करके रिप्रेजेंट हो जाता है सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछ लो चीज जो है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स है ये आपके पास कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर समिंग जंक्शन है, क्योंकि बाकी चीज तो बहुत सिंपल होती है सिग्नल और सिस्टम्स, लेकिन समिंग जंक्शन थोड़ा सा मतलब ये ट्रिकी चीज होती है, तो ये मैंने आपको बना दी यहाँ पे। अगर अभी भी इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ लो। नहीं सर, क्लियर है। किसी और को कोई बात पूछनी है? अच्छा, इस डायग्राम को गौर से देखो, इसमें अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, और ये जो ऊपर मैंने जो है ना वो ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कोई चीज भी क्लियर नहीं है। आपको मैंने कलर कोडिंग जब भी पूरी की हुई है कि ब्लू, ग्रीन और रेड के अंदर रेड सारे सिग्नल्स हो गए, ब्लू आपके पास सारे सिस्टम्स हो गए, और ग्रीन वाले समिंग जंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप देख लो, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, अगर सब क्लियर है तो मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसी को सिग्नल फ्लो ग्राफ को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। क्लियर है सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब हमारे पास जो काम करना है वो इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि मैं इसको इसी पे नहीं करूं, क्योंकि फिर वो बहुत क्लटर्ड हो जाता है डायग्राम। दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसके नीचे इसको बना दिया, और फिर उसी में मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा इसकी। अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेडिंग कि आई एम सिंप्लीफाइंग द SFG। कैसे सिंप्लीफाई करना है, मुझे यहाँ पे गौर से समझना है कि बात सिग्नल्स में एलिमिनेट कर सकता हूँ कैसे। देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, वही कॉन्सेप्ट है जो पहले मैंने बताया था। अगर मैं इस V8 को मिटा दूं, इस सिग्नल को मिटा दूं, और मैं सिंपली यहां पे माइनस लिख दूं, तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। और मुझे जो है ना, मैं इसको हटा दूंगा माइनस को, और मैंने वहां पे माइनस लिख दिया, तो ये सिग्नल एलिमिनेट हो गया, मेरा SFG थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। आप गौर से देखो, यहाँ पे एक सिग्नल था V8, मैंने क्या किया सिंपली कि भाई H3 और -1 ये कैस्केड में है, सीरीज में है। जब भी सीरीज में होते हैं तो ये काम मैं कर सकता हूं। तो इस सीरीज में तो मैंने -H3 लिख दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया। ये काम मैं कहां कहां कर सकता हूं, ये मैं यहां पे भी कर सकता हूं।
H1 V6 और -1। तो अगर मैं V6 को डिलीट कर दूं, इसको भी डिलीट कर दूं, इसको भी डिलीट कर दूं, और मैं सिंपली इसको ज्वाइन कर दूं, और मैं यहाँ पे -H1 लिख दूं, तो ये सही है, मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सिग्नल्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकूँ उतना बेहतर है। फिर उसमें मेसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फिर इसको मैं मतलब CS/RS मुझे बनाना है। और कौन सा सिग्नल है जो आप समझते हो, जो सामने नजर आ रहा है बिल्कुल, जिसको मैं हटा सकता हूँ? S2 सर V7 हटेगा। V7 हटेगा। V7 बहुत सिंपल, क्योंकि नजर आ रहा है कि ये आपके पास जो है ना, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। मैंने यहाँ पे भी एरो हेड हटा दिया, यहाँ पे भी एरो हेड, ताकि एरो हेड का मतलब होता है सिस्टम। तो एरो हेड भी हटा दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया -H2। चैट विंडो पे किसी ने कुछ लिखा है V7, ठीक है। और गौर से देखो अब, और कौन से सिग्नल्स हैं जो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। अब मैं एक एक को रीड करता हूं, बहुत गौर से देखो। मैं RS और V1S को कंबाइन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता भाई RS और VS आपके पास कैस्केड में है, तो बस इसको 1 को हटाओ और R को यहाँ पे लिख दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि V1 मुझे पता है ये ग्रीन लाइन है, ये समिंग जंक्शन वाला मसला है। समिंग जंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। जहां भी समिंग जंक्शन का मसला होता है ना, वहां पे आप नहीं कर सकते। मतलब आपको गौर से इस बात को समझना जरूरी है। इसी तरह सर हम करके, V2 हटा सकते हैं। हाँ अब मैं गौर से समझाता हूँ। देखो V2 हटेगा या नहीं हटेगा। अब आप ये कह सकते हो कि जी V1 आपके पास G1S से पास होता है, V2 प्रोड्यूस होता है। V1 और V2 दो अलग सिग्नल्स हैं, ये सेम सिग्नल्स नहीं है। इनके बीच में ट्रांसफर फंक्शन बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं V1 V2 को तो कंबाइन नहीं कर सकता। अच्छा, मैं क्या V2 और V3 को कंबाइन कर सकता हूँ? अब मैं देखता हूँ V2 और V3 को कंबाइन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि V3 बिल्कुल एक अलग सिग्नल है और V2 अलग सिग्नल है। क्योंकि V3 एक समिंग जंक्शन के बाद आ रहा है, तो मैं यहाँ इसको नहीं कर सकता। मैं इस 1 को हटा के 1 को हटा दूं और V2 और V3 कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो समिंग जंक्शन के बाद आ रहा है, V3 बिल्कुल एक अलग चीज है। यहाँ मैंने कैसे कर दिया था? यहाँ मैंने इसलिए कर दिया था, यहाँ पे मैंने कि अगर आप गौर से देखें कि ये जो सिग्नल V6 आ रहा है, ये सिंपल -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर सकता था, मैं यहाँ पे भी कर सकता था। H3 एक सिंपल -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मैंने पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन V2 और V3 दो अलग चीजें हैं बिल्कुल। V3 एक समिंग जंक्शन में आ रहा है, तो वो मैं नहीं कर सकता। इसी तरह मैं V5 को यहाँ पे गौर से देखता हूँ, यहाँ +1 लिखा हुआ है। मैं +1 लिख तो दिया यहाँ पे क्योंकि समिंग जंक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन V5 और V4 दो अलग सिग्नल्स हैं बिल्कुल। क्योंकि V5 समिंग जंक्शन का आउटपुट है और V4 बिल्कुल ही एक अलग चीज है। तो मैं और सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर सकता। तो इसको तो बहुत गौर से समझना पड़ेगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखो, आप दोबारा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मेरे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ आ गया। तो अब आपको कोई भी ब्लॉक डायग्राम गिवन होगा, आपको सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, जो आप इस तरह करके उसका बना देंगे। अब बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट शुरू होता है। वो क्या है? वो मेसन्स गेन फॉर्मूला को समझना है कि वो फॉर्मूला होता क्या है। मैं दोबारा ऊपर जाता हूं, दोबारा पूरी चीज एक दफा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ क्यों पढ़े? हमने इसलिए पढ़े क्योंकि हमारे पास, हम नंबर 1 स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, ब्लॉक डायग्राम को हमने एसएफजी में कन्वर्ट कर लिया। हमें नंबर 2 को अंडरस्टैंड करना है, मेसन्स गेन फॉर्मूला को, ये होता क्या है। जब हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे तो हम एसएफजी पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास CS/RS आ जाएगा। अच्छा, मेसन गेन फॉर्मूला जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो पूरी एग्जांपल की मदद से करूंगा। आई विल मूव ऑन। मेसन्स रूल, वी स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम के लिहाज से आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग समझते चले जाओ। अच्छा, अब उसने कहा यहाँ पे, अच्छा ये डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है। और दिस वाज प्रपोज्ड बाय मेसन इन 1953। और बहुत ही मैथमेटिकली बहुत ही मतलब ये कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्मूला है कि जब आप इस सिग्नल फ्लो ग्राफ पे लगाते हैं तो आपको डायरेक्टली वो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपको दे देता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं और वो मैं इस एग्जाम्पल को लेकर, ये जो 5.20 आपके पास है, इसको मैं लेकर इससे पूरा पे प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूं। फिगर 5.20 हो गई। आई हैव दिस प्रॉब्लम, दिस इज मेसन्स गेन फॉर्मूला, और आगे पास टॉपिक 5.5। दिस इज 5.5 मेसन्स रूल
मैं इस प्रॉब्लम पे इसको अप्लाई करूंगा मेसन्स रूल को। ये कोई सिस्टम था, ये उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहली चीज इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है लूप गेन्स का। लूप, नॉट द लूप गेन्स, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ होते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर फॉरवर्ड पाथ गेन्स, मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज फॉरवर्ड पाथ गेन्स। मुझे यह डिटरमिन करना है मेरा ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। फॉरवर्ड पाथ का हमारे पास मतलब ये होता है कि आई स्टार्ट फ्रॉम आर एस, आई एंड एट सी एस, और कितने डिफरेंट पाथ्स हैं जो मैं ले सकता हूँ आर एस से सी एस जाने में। तो मैं आप समझाता हूँ आपको यहाँ पे कितने पाथ्स हो सकते हैं। मैं आर एस से मैंने मूव करना शुरू किया, मैं यहाँ पर आया, बिल्कुल सीधा मूव करते 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 मैं सी एस पे पहुंच गया। तो ये पहला पाथ है, ये पहला पाथ है जिसको मैं लिखता हूँ T1, द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। वो क्या है आपके पास, G1S, उसके गेन्स लिखता हूं मैं G2S, G3S, G4S, G5S, G7S, गेन्स लिखता हूं, सिग्नल्स नहीं लिखता, गेन्स लिखता हूं, ठीक है। ये वाजे तौर पे लिखा हुआ है यहाँ पे गेन्स लिखने, पाथ गेन्स, तो मैंने गेन्स लिख दिए। तो आपका पहला पाथ था वो आपके पास हो गया G1, G2, G3, G4, G5, G7, ये पहला पाथ है जिसको हम T1 कह दिया हमने। व्हाट इज द सेकंड पाथ, व्हाट इज द सेकंड पाथ, कि कोई और पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता है इस ब्लॉक, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में, कि मैं आरएस से सीएस पे चला जाऊं। तो मैं गौर से देखता हूं यहाँ पे कि अगर मैं उसको टिक करूं ग्रीन से कि G1, G2, G3, G4, और उसके बाद अगर मैं G6 और G7 वाला पाथ ले लूं, तब भी मैं आउटपुट पे चला जाऊंगा CS पे। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया, गौर से देखना, मैं इसको लिखता हूं कि जी मेरे पास हो गया G1, मतलब दो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं, दो इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं कि मैं G1 मतलब R से मैं C पे जाना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम R टू C, ये ध्यान में रखना, फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। तो मेरे पास पहला पाथ था आपके पास G1, G2, G3, G4, G5, G7 था। दूसरा पाथ है मेरे पास G1, G2, G3S, G4S, G6S और G7S। सिर्फ एक का फर्क है गेन का, लेकिन बहरहाल वो दो अलग दो पाथ्स हैं। तो इसको हम फॉरवर्ड पाथ गेन कहते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। क्लियर है सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो लूप गेन्स का है, तो वो यहाँ पे लिखता हूँ। I'll write here the second concept is loop gains। लूप गेन का मतलब ये है कि मुझे इसमें लूप्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने लूप्स हैं। लूप की डेफिनेशन क्या है, लूप का मतलब ये होता है कि मैं जिस सिग्नल से शुरू करूं, जिस नोड से शुरू करूं, मैं उसी नोड पे वापस पहुंचूं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको लूप्स बताता हूँ कौन से लूप्स हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया रेड डॉट से, मैं यहाँ पे गया, मैं वापस पलट के अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, ओरिजिनल सिग्नल पर वापस आ गया, ओरिजिनल जो मेरे पास नोड थी मैं वहां पर आ गया। तो मेरे पास ये पहला लूप है, लेट मी कॉल दिस L1। तो मेरे पास L1 लूप है, उसका गेन हो गया G2S इंटू H1S। सिग्नल्स को कभी भी नहीं लिखा जाता, सिग्नल्स को कभी भी नहीं लिखा जाता, पाथ गेन्स ट्रांसफर फंक्शंस को लिखा जाता है। तो आपके पास ये L1 पहला लूप है। लूप का मतलब ये होता है जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया मैं पलट के वहीं पे पहुंच गया, ये L1 है। मैं सारे लूप्स एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको। दूसरा लूप कौन सा है कि जी मेरे पास ये लूप है कि जी मैं G4 यहाँ पे मैं गया और पलट के मैं वापस इसी पॉइंट पर आ गया। तो माय सेकंड लूप इज G4S इंटू V3S। नो नो नो, V3S नहीं आ सकता क्योंकि वो सिग्नल है। G4S इंटू H2S, तो ये दूसरा लूप हो गया। लेट मी कॉल दिस L2, सेकेंड लूप। इसके अंदर एक और लूप भी है L3 जो थोड़ा सा बड़ा लूप है, G4, G5, H3, G4S, G5S, H3S।
अच्छा, और लूप्स इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, गौर से सोचो। इसके अंदर एक लूप और है, कौन बताएगा? गौर से सोचो, नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने क्लियर है, लेकिन थोड़ा सोचना G5 पड़ेगा। G6 वाला हाँ? G6 G5 G6 नहीं, G5 G6 लूप नहीं हो सकता। वो लूप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मसला ये है कि ये G5 से भी मैं आगे जा रहा हूँ और G6 से भी मैं आगे जा रहा हूँ, तो ये लूप कैसे हुआ? लूप का मतलब होता है कि आई शुड हैव अ फीडबैक पाथ। सर G4 G6 और S3। वेरी गुड। तो मेरे पास जो लूप है दैट इज I start from here G4, I move in this direction G6, I return back to my original position using the path H3। तो मेरे पास हो गया G4, G6 और H3। तो ये लूप गेन्स हो गए। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हो गए, एक फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है और एक लूप गेन क्या होता है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब है कि मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आर से एस, आर से सी मूव करना है, जितने पॉसिबल पाथ से मुझे बता दो। तो यहाँ पे दो थे, मैंने लिख दिए। लूप गेन्स का मतलब होता है कि जी मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट करूं मैं उसी पे रिटर्न करूं। तो पहला मेरे पास L1 हो गया G2 H1 वाला, दूसरा मेरे पास L2 हो गया, G4 मेरे पास H2 हो गया, तीसरा मेरे पास हो गया G4 G5 H3 हो गया, तीसरा लूप लेट मी राइट हियर L3, और चौथा लूप मेरे पास मैजेंटा में लिखा है L4 मेरे पास G4 G6 H3। तो ये मेरे पास सारे लूप गेन्स हो गए। अब मुझे अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वो कॉन्सेप्ट ये है non-touching loop gains taken two at a time. There is a third concept which is called non-touching loop gains taken two at a time। अब ये इतना लंबा जुमला असल में होता है, तो उसको नॉर्मली मैं इस तरह लिखता हूँ, बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ, NTLG नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, पहले तो ये जुमले का मतलब क्या है, इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये कहते हैं हमारे सिस्टम्स में 4 लूप हैं, मुझे दो दो का कॉम्बिनेशन बताओ, पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ, वो जो आपस में टच नहीं करते। टच करने का मतलब ये होता है कोई सिस्टम या सिग्नल अगर कॉमन हो जाए तो वो टच कर रहे हैं। टच करने का हमारे यहाँ मतलब ये होता है कोई सिग्नल या कोई सिस्टम कॉमन हो जाए तो वो टच कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि कौन से दो लूप्स हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले L1 और L2 आपके वो दो लूप्स हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। L1 के सिग्नल और सिस्टम सारे अलग हैं और L2 के सारे सिग्नल और सिस्टम सारे अलग हैं, आपस में टच नहीं कर रहे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ L1 L2, ये दो नॉन टचिंग लूप्स हैं टेकन टू एट अ टाइम, मतलब मैंने दो का पेयर बनाया, आगे और भी आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन टू एट अ टाइम। अच्छा, क्या L1 और L3 मैं लिख सकता हूँ? L1 L3 भी नॉन टचिंग है क्योंकि L3 और L1 के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। इसी तरह मैं L1 L4 भी लिख सकता हूं। तो ये तीन वो हो गए जो आपके पास नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन टू एट अ टाइम है। अब मैं ये आपसे पूछता हूं L2 और L4 में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? L2 L3 मैं यहां नीचे लिखता हूं L2 L3, क्या ये नॉन टचिंग है या टचिंग है? सर टचिंग है। टचिंग है सर। टचिंग क्यों है? इसके अंदर मसला है कि L2 L3 में सर इसके अंदर G4 Gains है। कॉमन आ रहा है। G4 कॉमन है, G4 कॉमन है, तो ये टचिंग है, तो मैं ये नहीं लिख सकता। कोई सिग्नल या सिस्टम अगर कॉमन हो जाए, कोई सिग्नल या कोई सिस्टम कॉमन हो जाए तो वो टचिंग कहलाते हैं। मैं लिखता हूं L2 L4। L2 L4 के अंदर कौन सा टचिंग है? G4। इसमें भी G4 है, तो ये भी मैं नहीं लिख सकता, मतलब ये इस पे नहीं आ सकते NTLG टेकन टू एट अ टाइम में। तीसरा मेरे पास है L3 L4। L3 L4 में क्या टचिंग है? G4। इसमें भी G4 है। कोई एक भी अगर टच कर जाए ना, तो एंड गेट वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं उसको नहीं लिख सकता। तो यहां पर ये काम खत्म हो गया कि नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन टू एट अ टाइम। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन थ्री एट अ टाइम। वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बाज ब्लॉक डायग्राम्स में वो होते हैं। तो नॉन टचिंग loop gains taken 3 at a time, which is called NTLG
नंबर 3। अच्छा वैसे एक बात बीच में मुझे ध्यान में आई कि असाइनमेंट में अभी चैप्टर 4 का भी आपको दूंगा कि चैप्टर 5 शुरू हो गया है, लेकिन सारे असाइनमेंट सॉल्व करके रखना, क्योंकि वो LMS पे तो आप सबमिट करवा दो, और मुझे इसकी हार्ड कॉपी जो है ना, वो जब मिड टर्म के बाद लैब्स होंगी तो हार्ड कॉपी आपने लाजमन सबमिट करवानी है सारी असाइनमेंट्स की। और सेकंड चीज ये है कि जो क्विजेज होंगे वो, जैसे क्विज 1 होगा तो वो असाइनमेंट 1 में से होगा, क्विज 2 असाइनमेंट 2 में से होगा, क्विज 3 असाइनमेंट 3 में से होगा। क्विज की वेटेज बहुत ज्यादा है, असाइनमेंट की वेटेज बहुत कम है। आप लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि मिड टर्म में सारी चीजों की तैयारी करोगे तो मिड टर्म के बाद लैब होंगी, और मिड टर्म के बाद जब लैब्स होंगी तो प्रिपरेशन आपकी हुई भी होगी, तो उसी में से फिर मैं जब आप लोग यूनिवर्सिटी में होगे तो ऑन कैंपस में आपका क्विज ले लिया करूंगा वहां पे, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट आपको हार्ड कॉपी मुझे लाजमन सबमिट करवानी है। नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो ये टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब 3 ऐसे लूप्स हों, 3 ऐसे लूप्स जो आपस में टच नहीं कर रहे। तो अगर मैं कहता हूँ L1 L2 L3, तो L1 L2 L3 में L2 L3 टच कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। L1 L2 L4 है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि L2 L4 टच कर रहे हैं। L2 L3 L4 नहीं हो सकती क्योंकि तीनों ही आपस में टच कर रहे हैं। तो मेरे पास नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, दे आर नन, कोई भी नहीं है। तो यहां तो बेसिक आपके पास सारी डेफिनेशन गुजर गई। नाउ आई मूव टू द फॉर्मूला कि मेसन्स का फॉर्मूला क्या है, और फिर मैं उसके अंदर आपको ये चीज जो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं वो उसके अंदर मैं आपको डलवाता हूं। ये मेसन्स का फॉर्मूला है। एक्सप्लेनेशन इसकी, ये जो नीचे जो लिखे हुए टर्म्स मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और बेहतर ये है कि हम प्रॉब्लम को जो हमने किया है वो हम यहाँ पे लिख दें। फॉर्मूला मेरे पास होता है समेशन, दैट इज GS। इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेट मी यूज सम अदर इंक, कि GS इज इक्वल टू CS आउटपुट ओवर द इनपुट इज इक्वल टू समेशन TK डेल्टा K ओवर डेल्टा, समेशन रन्स फ्रॉम 1 to K। मतलब ये है कि आपके पास ये समेशन, आपके पास TK आपके पास क्या है, TK फॉरवर्ड पाथ्स है। TK आपके पास जो है ना, K आपके पास हो गया नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स मेरे केस में कितने हैं, क्या ख्याल है, मेरे केस में कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं? 2। 2 है मेरे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, तो K की वैल्यू 2 है। जब K की वैल्यू 2 है तो माय फॉर्मूला, आई विल एक्सपैंड माय फॉर्मूला, GS इज इक्वल टू CS ओवर RS इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम K इज इक्वल टू 1 to 2 TK डेल्टा K ओवर डेल्टा इज इक्वल टू T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। तो ये तो मेरे पास फॉर्मूला होगा। अगर K3 होता तो वो T1 डेल्टा 1 प्लस T2 डेल्टा 2 प्लस T3 डेल्टा 3 होता। बहरहाल ये कि मेरे पास K की वैल्यू 2 है, 2 फॉरवर्ड पाथ है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। व्हाट इज T1? द kth फॉरवर्ड पाथ, द kth फॉरवर्ड पाथ गेन। तो T1 T2 पहले ही मैं कंप्यूट कर चुका हूँ, T1 ये लिखा हुआ, T2 ये लिखा हुआ, तो आपके पास T1 आपके पास G1 2 3 4 5 7 हो गया, और दूसरा वाला आपके पास 1 2 3 4 6 7 हो गया। तो ये T1 और T2 आपके पास दो वैल्यूज में टिक लगा देता हूँ कि जी ये मैं पहले कंप्यूट कर चुका हूँ, ये मुझे पता है। व्हाट इज डेल्टा? अभी मैं डेल्टा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर डेल्टा के एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा मेरे पास होता है कि 1 माइनस समेशन लूप गेन्स प्लस नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम माइनस नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, और ये फॉर्मूला चलता चला जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन लूप गेन्स प्लस समेशन नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम माइनस समेशन नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम प्लस समेशन नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 4 एट अ टाइम। ये चलता चला जाएगा ऑल्टरनेट साइंस के साथ। तो मैंने जो कंप्यूट किया ऊपर 1 माइनस लूप गेन्स कितने हैं मेरे पास, कितने लूप्स हैं, 4 मैंने लूप्स किए थे, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, यहाँ पे उनके गेन्स आएंगे प्लस नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो 2 एट अ टाइम आपके पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, L1 L2 L1 L3 L1 L4। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L1 L4, माइनस के बाद मेरे पास 0 क्योंकि नन है, फॉर्मूला एंड हो गया, खत्म हो गया। तो ये मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई।
तो इस फॉर्मूले के अंदर मैंने T1 T2 निकाल लिया और मैंने डेल्टा निकाल लिया। अब मेरे पास जो चीज बची है दैट इज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मेरे पास क्या चीज है? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 वो आपके पास ये पूरा उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, और बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर इसका मतलब ये बनता है कि डेल्टा 1 जो आपके पास है, डेल्टा के लिखा हुआ है ना, तो मेरे पास के मेरे पास 2 हैं, तो मेरे पास यहां पर होगा डेल्टा 1 और मेरे पास होगा डेल्टा 2। डेल्टा 1 हम इस तरह समझते हैं इसको कि ये जो आपके पास है इस पूरे डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स निकाल दो जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे इस बात को बोलता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको बार बार सुन भी सकते हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। डेल्टा 1 मैं इस तरह कंप्यूट करता हूं, पता नहीं मेंबर्स और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो है ना, जब क्लास एंड हो रही होती है, या फिर मैं अभी अटेंडेंस लूं तो ज्यादा बेहतर है। डेल्टा 1 का मतलब मेरे पास ये होता है कि डेल्टा में से, इस डेल्टा में से मैं वो निकाल दूं सारे लूप गेन्स जो आपके पास पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। पहला ये 1 लिखा हुआ है ना, तो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। तो गौर से देखें मेरे पास यहां पे पहले फॉरवर्ड पाथ को कौन कौन टच करता है। अब L1 L2 L3 L4 ये सारे यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्या पहले फॉरवर्ड पाथ को सारे टच कर रहे हैं सारे लूप्स, या नहीं टच कर रहे? क्या ख्याल है? ये मेरे पास पहला फॉरवर्ड पाथ है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरा पहला फॉरवर्ड पाथ है। L1 L2 L3 L4 सारे इसको टच कर रहे हैं, तो मेरे पास डेल्टा में से वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। जब सारे एलिमिनेट हो जाएंगे मेरे पास सिंपल आंसर बचेगा 1। मैं दोबारा बताता हूँ ये बात, ये कॉन्सेप्ट ये है कि डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स निकाल दो जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। तो सारे के सारे लूप्स जो है ना पहले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, तो ये 1 बच गया। डेल्टा 2 का कॉन्सेप्ट भी यही है, मतलब डेल्टा के का, डेल्टा 2 का कि भाई डेल्टा में से वो सारे पाथ्स निकाल दो, वो सारे लूप गेन्स निकाल दो जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ मेरे पास कौन सा सेकंड फॉरवर्ड पाथ है? इट इज दिस वन, ये फॉरवर्ड पाथ है मेरे पास, येलो वाला, और इसको भी सारे लूप गेन्स टच कर रहे हैं, सारे एल टच कर रहे हैं इसको, L1 L2 L3 L4 सारे। तो यहाँ पे भी आपके पास सिंपल जो है ना ये 1 बचेगा, ये 1 बच गया। नाउ आई विल राइट द फाइनल आंसर, CS ओवर RS इज इक्वल टू T1 डेल्टा 1। तो T1 मेरे पास हो गया, दिस इज T1, G1 से लेके G7 तक। बहरहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो कॉपी करने से बेहतर। एक मिनट, दिस इज G1, मैं S नहीं लिख रहा क्योंकि वो फिर G3 G4 G5 और G7। तो ये T1 हो गया, डेल्टा 1 1 हो गया, प्लस T2 मेरे पास हो गया G1 G2 G3 G4 और G6 और G7, और ये 1 हो गया। मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, 4 6 7, ठीक है। ये T1 T2 दोनों मैंने लिख दिए, T1 भी लिख दिया मैंने, T2 भी लिख दिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी लिख दिया मैंने, और इसके बाद मेरे पास जो डेल्टा है वो मैंने लिखना है। तो डेल्टा मेरे पास हो गया ये होल थिंग, और ये मेरे पास फाइनल आंसर है। डेल्टा के अंदर ये L1 L2 की वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करनी है, वो आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। कॉपी हेयर, और ये मेरे पास, तो दिस इज द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। तो ये मैं लिखूंगा कि जी ये मेरे पास जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम था उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ये बना। मतलब अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये CS हो गया और ये सिस्टम का RS हो गया, और दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ माय सिस्टम। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट लेक्चर, कोशिश करो इसको पढ़ने की, और ये कि जो चीज अभी भी अगर क्लियर नहीं है पूछ लो, बाद में पूछनी है तब पूछ लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। सर एक दफा प्लीज डेल्टा 1 डेल्टा 2 वाला एक दफा और बता देंगे कॉन्सेप्ट? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये चीज है कि आप जो है ना इस डेल्टा को सबसे पहले फॉर्म करेंगे, डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स निकाल दें जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच करते हैं। ये डेल्टा 1 ये बनता है, और डेल्टा 2 ये बनता है कि इस डेल्टा में से वो सारे लूप गेन्स निकाल दे जो सेकंड फॉरवर्ड पार्ट को टच करते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में तो ये सब टच कर रहे थे तो आपको अंदाजा नहीं हुआ,
मैं अगली कल इंशाल्लाह एक एग्जांपल कराऊंगा जिसके अंदर वो टच नहीं कर रहे होंगे, तो वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डिफरेंट होंगे, तो उससे ज्यादा आपको बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, Thank you. ठीक है, ये हो ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।